नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। आज की कक्षा में हम महात्मा ज्योतिबा फुले पाठ को, जिसकी लेखिका सुधा अरोड़ा जी हैं और जो आपकी कक्षा 11 अंतरा भाग 1 में दिया गया है, उस पर आधारित प्रश्न उत्तर पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बच्चों, ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी बुक में अभ्यास के जो प्रश्न दिए गए हैं उनसे अलग हैं। पूरे पाठ को ये क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक मेरे साथ देखिए। क्योंकि आपके सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम में इन पाठों में से प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे, जो डायरेक्ट अभ्यास के प्रश्न ना होकर पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न होंगे। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही प्रश्न उत्तर आपको समझाने जा रही हूँ, जिससे कि आपके पूरे लेसन की रिवीजन भी हो जाए और आपका लेसन भी आपके एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाए। तो पहला प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम 5 समाज सुधारकों की सूची में क्यों नहीं आता? तो ब्राह्मणों का बच्चों उस समय हमारे समाज पर वर्चस्व था। वह उन्हीं लोगों का नाम समाज सूची में शामिल करते थे जो लोग ब्राह्मणत्व की बात करते थे, ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताते थे, उनके कहे अनुसार चलते थे। जबकि ज्योतिबा फुले थे, वो ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने शूद्रों के लिए काम किया, स्त्री शिक्षा के लिए काम किया, जिसका कि ब्राह्मण समाज विरोध करता था। इसीलिए ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शामिल नहीं होने दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणत्व और सामाजिक मूल्यों को कायम करने वाली शिक्षा के विरुद्ध थे। उन्होंने अपने क्रांतिकारी साहित्य में पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया था। उनका सम्भ्रांत समाज के प्रति ऐसा विरोध प्रतिष्ठित समाज को पसंद नहीं आया। इसलिए उस समय के महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले का नाम 5 समाज सुधारकों की सूची में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार कौन कौन सी पुस्तकों में संग्रहित हैं? संग्रहित मतलब लिखे हुए हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले के जो मौलिक विचार, जो उनके अपने निजी विचार थे, वो गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूड, ये मराठी नाम है, जिसका हिंदी नाम है किसानों का प्रतिशोध। तीसरा, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में आई सावित्री बाई के बचपन की घटी घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो सावित्री बाई जो थी, ये ज्योतिबा फुले की पत्नी थी और इन्होंने सारी उम्र अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज सुधार में उनका योगदान दिया। सावित्री बाई की बचपन में शिक्षा में रुचि थी। उनकी सीखने की शक्ति बहुत तेज थी। एक दिन सावित्री अकेली शिखल गांव के बाजार में गई थी। रास्ते में कुछ खरीद कर खाते खाते चल रही थी। वहाँ पर कुछ मिशनरी पुरुषों और स्त्रियों को गाते हुए सुनने लगी। एक लाट साहब ने रास्ते में उसे खाते देखा तो कहने लगे कि रास्ते में चलते हुए खाना अच्छी बात नहीं है। यह सुनकर सावित्री ने हाथ का शेष खाना सामान फेंक दिया। लाट साहब ने उसकी इस बात पर खुश होकर उसे एक किताब दी। लाट साहब शब्द बेटे यहाँ पर अंग्रेजी अफसरों के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था और मिशनरी स्कूलों की स्थापना की गई थी। लेकिन वहाँ पर हिंदू लोग अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़कर हमारी लड़कियाँ चरित्रहीन हो जाएंगी। लाट साहब ने उसकी इस बात पर खुश होकर उसे एक किताब दी और घर जाकर देखने को कहा। उसने यह किताब घर जाकर पिता को दिखाई। पिता किताब देखकर बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे कि ईसाइयों से चीज़ लेकर केवल तेरा नाश नहीं होगा, अपितु तो पूरे कुल का नाश हो जाएगा। यह कहकर पुस्तक कूड़े में फेंक दी। पर सावित्री बाई ने वह पुस्तक उठाकर घर के कोने में छिपा कर रखी। तो सावित्री बाई ने क्या किया, वो किताब छुपा कर रख ली। जब विवाह के बाद वो अपने पति के घर में आई तो वहाँ आकर उन्होंने उस किताब को फिर से पढ़ा। जब उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया तो इतनी उनकी रुचि थी कि पिता के गुस्सा होने पर, किताब को फेंक देने पर, उन्होंने वो इतने सालों तक किताब सहेज के रखी कि जब मैं पढ़ना प्रारंभ कर दूंगी, जब मुझे पढ़ना लिखना आ जाएगा तो मैं इस किताब को पढ़ूंगी। नेक्स्ट है, असहायों के उत्थान के लिए ज्योतिबा ने क्या उपाय किए? असहाय लोग कौन है बेटे? जिनका कोई सहारा नहीं होता। तो असहायों के उत्थान के लिए ज्योतिबा ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने पर बल दिया।
शिक्षा के द्वारा ही वे अच्छे बुरे को समझ सकते हैं और स्वयं को समाज में स्थापित कर सकते हैं। असहायों को उनका अधिकार दिलाने के लिए ज्योतिबा ने ब्राह्मणों और राजसत्ता के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से प्रारंभिक रूढ़ियों में जकड़ी मानसिकता पर प्रहार किया। असहाय लोग एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने को विवश थे। उन्हें अपने घर की पानी की टंकी सभी के लिए खोल दी। तो उस समय अछूत माना जाता था नीची जाति के लोगों को, और अगर वो प्यास से मर भी रहे हैं तो भी वो ऊंची जाति के लोगों के हाथ से पानी नहीं पी सकते थे, उनके कुएं को, उनके पानी के बर्तनों को नहीं छू सकते थे। इसी का मानसिकता का विरोध करने के लिए ज्योतिबा ने अपने घर की टैंकी को, पानी की टैंकी को सभी जातियों के लिए खोल दिया कि किसी भी जाति का व्यक्ति वहां आकर पानी पी सकता है। यह किस बात को दर्शाता है? यह ज्योतिबा की समाज में समानता की भावना को दर्शाता है। वो समाज के सभी वर्गों को, सभी प्राणियों को एक रूप में देखते थे। सावित्रीबाई के प्रमुख कार्य क्या थे? सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। वह भी अपने पति की तरह असहाय और स्त्रियों के उत्थान के लिए कार्य करती थी। सावित्रीबाई लड़कियों की पाठशाला में पढ़ाने जाती थी। लोगों जिसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित समाज में तरह तरह के आरोप सहने पड़े। मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और असहाय के घरों में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने के लिए आग्रह करना, बाल हत्या को रोकना, अनाथ बच्चों और विधवाओं को समाज में फिर से जीवन जीने के लायक बनाना, विधवाओं के नवजात बच्चों की देखभाल करना और दलितों को अपने घर से पीने के लिए पानी देना आदि सावित्रीबाई के प्रमुख कार्य थे। ये सब काम उन्होंने समाज में अनाथ बच्चों, विधवाओं, लड़कियों के लिए किए। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार के सर्वांगीण समाज की कल्पना की है? तो ज्योतिबा फुले जाति से तो ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन ज्योतिबा फुले के विचार ब्राह्मण समाज को बढ़ावा देने वाले नहीं थे। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। उस समय के समाज में असहायों और स्त्रियों के अधिकारों के लिए सोचना भी पाप समझा जाता था। ज्योतिबा फुले समाज का सर्वांगीण विकास चाहते थे। वह असहायों और स्त्रियों के उद्धार के बिना अधूरा था। उन्होंने अपने विचारों से असहायों और स्त्रियों को पूंजीवादी और धर्म सत्ता के विरुद्ध आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उनके समाज में सभी को शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। उनके अनुसार आधुनिक शिक्षा पर केवल ऊंचे लोगों का ही अधिकार नहीं है, असहायों और स्त्रियों को भी यह शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के साधनों में गरीबों से प्राप्त कर भी लगा है। समाज तभी विकसित हो सकता है जब परिवार के सभी सदस्य आदर्श हों। उनकी कल्पना के अनुसार आदर्श परिवार वह है जिसमें पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो। सभी को जीने के समान अवसर मिले। किसी से छोटा समझकर बुरा व्यवहार ना किया जाए। विधवा अपने घर में घुट घुट कर जीवित ना रहे और उसके बच्चे अनाथों की तरह ना पले। इन सब के लिए उस समय के पारंपरिक और रूढ़िवादी समाज का विरोध करने का साहस चाहिए था। ज्योतिबा ने समाज को पुराने विचारों से बाहर निकालने के लिए सभी प्रकार के विरोध सहे और समाज को नया रूप दिया। अन्य लोगों को भी नए समाज के लिए प्रेरित किया, जहां सभी को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो। तो आप देख रहे हैं बच्चों, उन्होंने जो संघर्ष प्रारंभ किया, आज समाज के सभी वर्ग समाज में सिर ऊंचा करके शान से जी रहे हैं। लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, सभी जातियों को समाज में समान अधिकार है। तो इस सब की शुरुआत ज्योतिबा फुले ने की। उन्होंने समाज का विरोध सहा, परिवर्तन आने में समय लगा, लेकिन आज आप बदले हुए समाज को देखते हैं, जिस समाज में अंतरजातीय विवाह भी होते हैं, सभी धर्म के लोग सम्मान के साथ रहते भी हैं, विधवाओं के लिए शिक्षा का, पुनर्विवाह का प्रारंभ है, हमारे समाज में इस समय चलन है। अगर कोई लड़की विधवा हो जाती है छोटी उम्र में, तो उसकी पुनर्विवाह कर दिया जाता है, जिससे वो अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से बिता सके। लड़कियों को हर तरह की शिक्षा लड़कों के समान ही प्राप्त करने का अधिकार है। आप देख रहे हैं चांद तक लड़कियां इस समय जा रही हैं। ज्योतिबा फुले स्त्री पुरुष के बीच किस प्रकार के संबंध चाहते थे? तो पुराने समाज में स्त्री को समाज में वही स्थान प्राप्त था जो स्थान असहायों को प्राप्त था। ब्राह्मण समाज में स्त्री होना बुरे कर्म का फल माना जाता था। स्त्री केवल आमोद प्रमोद की वस्तु मानी जाती थी। ऐसे में ज्योतिबा फुले ने स्त्री को समाज में
स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान इंसान है, उन्हें भी खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है और पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। पुरुषों और स्त्रियों में पक्षपात नहीं होना चाहिए। ज्योतिबा ने पुरुष समाज में स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए नई विवाह विधि की रचना की, जिसमें स्त्री पुरुष में समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मांग सके। इससे दोनों में एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव जागृत होगा। वे लोग समाज के उद्धार में अपना सहयोग दे सकेंगे। यदि स्त्री पुरुष को समाज में उचित स्थान देगा तो वह उसके साथ मिलकर हर प्रकार का विरोध सहकर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उसका साथ देगी। इस प्रकार स्त्री पुरुष दोनों में प्यार, समर्पण, त्याग और विश्वास की भावना उत्पन्न होगी। ज्योतिबा फुले स्त्री पुरुष में मधुर और आदर्श संबंध देखना चाहते थे, जिससे समाज में स्त्री पुरुष संबंधों का आदर्श स्थापित हो सके। तो वे चाहते थे कि स्त्री सिर्फ घर के बर्तन साफ करने, कपड़े धोने, खाना बनाने, बच्चों को पालने यहाँ तक ही सीमित ना रहे, वह भी शिक्षा प्राप्त करे और पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर घर की सारी जिम्मेवारियां निभाए। ज्योतिबा ने स्त्री शिक्षा का व्यावहारिक उदाहरण किस प्रकार प्रस्तुत किया। ज्योतिबा के विचार अपने समय से बहुत आगे थे। उनके विचारों में समाज को नई दिशा प्रदान की। उनकी कथनी एवं करनी में कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने समाज में स्त्री को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देने को कहा। स्त्री स्वतंत्रता और समानता का अधिकार तभी प्राप्त कर सकती है जब वह शिक्षित हो, और इसलिए उन्होंने शिक्षा की शुरुआत कहाँ से की? सबसे पहले अपने घर से की। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित किया, उसे पढ़ाया लिखाया, जिससे कि वो और औरतों को भी शिक्षित कर सके। इसके लिए उन्हें समाज का बड़ा कड़ा विरोध भी सहना पड़ा, लेकिन वो समाज के विरोध से डरे नहीं। उन्होंने सावित्रीबाई को शिक्षित किया और सावित्रीबाई ने भी शिक्षित होने के बाद अपने पति के सभी कामों में बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया और पहली कन्या पाठशाला 1848 को उन्होंने पुणे शहर में खोली। नेक्स्ट है ज्योतिबा और सावित्रीबाई कैसे एक और एक मिलकर 11 हो गए। तो ज्योतिबा और सावित्रीबाई समाज के लिए एक आदर्श दंपत्ति थे। बेटे आपने ये मुहावरा सुना होगा, एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। 11 का मतलब ये है कि उनमें इतनी ताकत आ जाती है, जितने 11 लोग मिलकर काम कर सकते हैं उतना वो 2 लोग मिलकर काम करते हैं। अगर वो दोनों के विचार आपस में मिले, वो एक दूसरे की बात का विरोध ना करें, एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलें, आपसी सहयोग करें, और यही सहयोग ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने किया। दोनों ने एक दूसरे की बात मानी और इसीलिए वो एक आदर्श पति पत्नी बन पाए और समाज में उन्होंने जो परिवर्तन लाने की शुरुआत की वह परिवर्तन वो लाकर रहे, अपने काम में वो सफल रहे। पति कहता था पत्नी से, सावित्रीबाई से, कि तुम्हें बच्चों की, लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य करना है। तो सावित्रीबाई के ऊपर लोग चाहे कीचड़ फेंकते थे, चाहे थूकते थे, चाहे उन्हें पत्थर मारते थे, लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं हटी। अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए निरंतर कोशिश की और अंत में पुणे में पहली बालिका पाठशाला खोलने में भी वो सफल रहीं। नेक्स्ट है, लेखिका ने अपने निबंध में किन किन के कार्यों को प्रतिपादित किया है। तो पाठ की लेखिका सुधा अरोड़ा हैं, जो मूलतः एक कहानीकार हैं। उन्होंने यहाँ स्त्री विमर्श का रूप आक्रामक न होकर सहज और संयत है। लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए शिक्षा और समाज संबंधी कार्यों का महत्व बताया है कि किस प्रकार उन्होंने सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध कर दलितों, शोषितों और स्त्रियों की समानता के हक की लड़ाई लड़ी। इसके कारण समाज का व्यापक विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा। नेक्स्ट है, आदर्श परिवार के बारे में ज्योतिबा के क्या विचार थे। तो ज्योतिबा कहते थे आदर्श परिवार वो है जिसमें पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, अर्थात सभी धर्मों के अच्छे विचार जिस परिवार में मिले हुए हों वह एक आदर्श परिवार है। आधुनिक शिक्षा के बारे में ज्योतिबा फुले के क्या विचार थे। आधुनिक शिक्षा के बारे में ज्योतिबा फुले के विचार थे कि यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को मिलता है तो उसमें निम्न वर्ग को क्या लाभ होगा। गरीबों से कर जमा करना और उसे उच्च वर्गीय लोगों की बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना उचित नहीं है। वो चाहते थे
चाहे कोई व्यक्ति उच्च वर्ग का है चाहे निम्न वर्ग का है, शिक्षा का अधिकार सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। ज्योतिबा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ज्योतिबा की सबसे बड़ी विशेषता उनकी कथनी और करनी में अंतर ना होना था। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। उनके विचारों में समाज को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने असहायों और स्त्रियों के उत्थान के लिए अनगिनत कार्य किए। वे अक्सर भाईचारे, सौहार्द और सिद्धांतों की बातें करते थे। उन्होंने पहली कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले समाज का सर्वांगीण विकास चाहते थे। तो ज्योतिबा फुले की कथनी और करनी में अंतर नहीं था। वो जो कहते थे वही करते भी थे। बड़ी बड़ी बातें ही आजकल के नेताओं की तरह से नहीं करते थे। सच्चे समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में जो जो कमियां देखी उन सबको सुधारने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। अगला प्रश्न है, जब ज्योतिबा को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उनके क्या विचार थे? तो सन 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे जनसंघर्ष को विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तो वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए आप सब मुझे साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग ना करें। तो ये उनकी विनम्रता को दिखाता है कि उनके स्वभाव में कितनी विनम्रता थी कि उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई तो वो उस उपाधि को भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे, मैं एक साधारण व्यक्ति रहकर ही समाज के लिए अच्छे काम करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, पाठ में वर्णित पात्र सावित्रीबाई कौन है? आप उनके बारे में क्या जानते हैं? तो पाठ में वर्णित सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। वह पति द्वारा किए जाने वाले समाज सुधार के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। सावित्री देवी की बचपन से ही शिक्षा में रुचि थी। वह एक निडर और साहसी महिला थी। वे लड़कियों की पाठशाला में पढ़ाने जाती थी। सन 1840 में उनका विवाह ज्योतिबा फुले से हो गया। 14 जनवरी सन 1948 को पुणे में सावित्री ने अपने पति ज्योतिबा फुले की सहायता से प्रथम कन्या पाठशाला की स्थापना की। अगला है, सावित्री देवी को पाठशाला में जाने से रोकने के लिए लोगों ने क्या किया? तो सावित्री देवी को पाठशाला में जाने से रोकने के लिए लोगों ने उन पर थूका, पत्थर मारे, गोबर उछाला, आते जाते ताने कसे, लेकिन सावित्रीबाई ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, अपितु सभी प्रकार के विरोधों का डटकर मुकाबला किया। उन्हें ब्राह्मण समाज से भी बाहर निकाल दिया गया था। ज्योतिबा के पिता ने भी उसे पुरोहितों और रिश्तेदारों के भय से अपने घर से निकाल दिया था। तो बेटे, पति पत्नी को इसलिए कि वो समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं, उस समय ये काम समाज विरोधी समझा जाता था, तो माता पिता ने भी घर से निकाल दिया, समाज के लोगों ने भी उनका बहिष्कार किया, लेकिन वो दोनों पति पत्नी डटे रहे और उन्होंने समाज सुधार का कार्य जब तक वो जीवित रहे तब तक किया। आज इसीलिए उनका नाम अमर हो गया, क्योंकि इतने सालों बाद जिस सुधार को वो समाज में चाहते थे वो सुधार समाज में आ ही गया। तो इस तरह से बेटो ये प्रश्नोत्तर थे जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए एवं मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।